बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर, और आज मैं लेकर आई हूँ गोला गंडे की रेडी। वाह जी, कितने रुपए गिलास होगा हमारा गोला गंडा? आपके लिए फ्री होगा। फ्री होगा? yes. क्या बात है। और जो मुझे फ्री मिलेगा वो मैं सबको फ्री दूंगी, कोई पैसे नहीं लूंगी। बताइए जी, कौन है आप? बताइए जरा लोगों को। साजिद भाई। जी तो नाजरीन, आई एम साजिद गोलेवाला, तो सो यू कैन कॉल मी साजिद as Candyman. So I am graduate and have desire to do master degree in a good subjects. So wow. It's my desire to do something. In a good subjects? Which good subjects? Nothing. I am a sociologist and my. Are you sociologist? Yes, I am doctor of knowledge of society. Oh my God! Nice to meet you. My name is Fiza Ali. Okay. And your full name is Sajid? Sajid Golewala. Sajid Golewala. Wow. So where are you from? I belong to Dipalpur and I lived in Hujra Shamukim. Right now I live in Lahore, Sabzazar. अच्छा. And where are you just doing this gola and everything all together? कहाँ रखते हैं ये सारा कुछ? I have proper beautiful multimedia and multi-purposed cart. This is so beautiful and manufacturable cart. अच्छा, ये पूरी मतलब ये दुकान है आपकी, देखा जाए तो, है ना? जी जी। और ये कहाँ दस्तियाब है, कहाँ जाके खाया जा सकता है? I have many 4 proper outlets in Lahore. First in Cream Block Market, second in Muslim Town of front of PFA main head office, and third Markazar Colony, and fourth Parkway Society. MA किया हुआ है मेरे भाई ने, और गोला गंडा जो है उसका बिजनेस कर रहे हैं और बड़े धमाकेदार कर रहे हैं। हम प्राउडली कर रहे हैं। देखिए, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, टैलेंट अलग है, यूनिक स्टाइल है इनका। तो हम ज़रा गोला गंडा इनसे बनाना सीखते हैं। ये आपकी स्टिक्स हैं, ठीक है? इस स्टिक्स के ऊपर फिर अब आप क्या करेंगे? बर्फ़ कैसे निकालेंगे, गोला कैसे बनाएंगे, रंग कैसे डालेंगे? समझे, मैं भाई फ़राल हूँ, मेरी बेटी जो है ना 9 साल की है। समझे, मैं 9 साल की बच्ची हूँ और आपसे गोला गंडा बनवाने आई, तो फिर आप किस किस्म का बनाएंगे? अगर आप 9 साल की बच्ची हैं तो आई विल गिव यू गुड गोला एंड ब्यूटीफुल गोला। मैं आपको अपनी डिमांड बताती रहती हूँ, फिर आप ऐसी। ओके, अंकल जी मुझे एक गोला गंडा चाहिए, कितने रुपए का? ओके, एज यू विश, आप कितने का भी ले सकते हैं, बट डू यू नो माई स्किल हैव स्पेशलिटी? आई हैव स्टिक गोला विद माई स्टिक गोला हैव स्पेशलिटी। अंकल स्टिक गोला नहीं, सुबह टीचर ने भी मुझे स्टिक मारी थी। आउच! नहीं, ये वाला बड़ा ब्यूटीफुल किस्म का गोला है, अट्रैक्टिव है, आपको अच्छा लगेगा। नहीं अंकल, अम्मी माँ करती है, अम्मी करती है। चलो ठीक है, दे दो मुझको। इसके ऊपर आपका नाम भी लिखा जा सकता है। मेरा नाम? यस, आई कैन राइट एनी नेम। बनाओ, जल्दी बना दो। अम्मा ने सबको सिखाना भी है। अच्छा, ओके जी, ओके। सबसे पहले हमने हाइजीन को मद्देनजर रखना है, हमने ग्लव्स यूज करने हैं, और उसके बाद हमने फिर मिनरल वाटर की तो बर्फ गंदी वाली तो नहीं नहीं अम्मी खाने नहीं देगी मुझे। माय इंग्रेडिएंट्स हैव स्पेशलिटी, आई हैव एवरीथिंग्स आर हाइजेनिकल, और जो मेरी आइस है ये 100% मिनरल वाटर की आइस है। वाओ, यस। खुद बनाते हैं? नहीं, खुद नहीं बनाते। हमारे लाहौर के अंदर कुछ ऐसे कमर्शियल पॉइंट्स हैं जहाँ पे VIP और नीट एंड क्लीन आइस मिलती है। अंकल जल्दी बनाए ना, जल्दी आ जाए अंकल। ये हमारी प्रॉपर मशीन है जो बेहतरीन हाइजेनिकल है, और ये इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे कर लीजिए। ओहो, अब 9 साल की बच्ची के लिए गोला गंडा बना रहे, 7, 8, 9 साल के बच्चों के लिए वही वाले फ्लेवर, वही वाली चीज़ें डालनी है जो उनको पसंद है, ठीक है? ओके जी, यानी कि आप इस वक्त मेरे सामने 9 साल की बच्ची, मैं आपके सामने 9 साल की, ओके जी, ठीक है? अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त हाईटेक मशीन है ये तो, है ये वो खचड़ 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 वो जो निकलती है गोल घुमाने वाली पहिए वाली, वो नहीं है ना? जी बिल्कुल, अभी दौर चेंज हो गया है ना। अच्छा, कितना हाईटेक सफाई से ग्लव्स पहन के, मिनरल वाटर की बर्फ है इनके पास। अभी in front of me you are a 9-year kid. हाँ। So बेटा, what you want on it? I want all the colors. Mom, मैं बताऊंगी रेनबो वाले कलर। Okay. अंकल कौन से कलर डालने लगे मुझे? I have yellow color and I have red color. Red uncle, red. Okay. Do you want to write a name on it? Yes. Okay. What's your name? My name is Fiza. Okay. Wow. Uncle, my dress color blue. I want blue color as well. Okay. FIZA. Woo! Thank you. And uncle, blue also. Do you need more anything else? Uncle, all color डालने ना, blues also. Okay. Yes. Uncle, orange. Okay. You told me orange as well? Yes, uncle. Good.
Do you want condensed milk also Yes, on it? condensed milk. Too much condensed milk. Please, please, Okay. extra, uncle, please. Okay, okay. अंकल थोड़ा सा और. Enough? अंकल इधर भी डालें. Okay जी. Good. Wow. नहीं जी, your gola is ready now. And inshallah my. अंकल मुझे वो भी चाहिए, खोपरा या ये सब कुछ भी चाहिए अंकल Yes, yes, प्लीज. okay, okay, okay. बल्कि मुझे अंकल ये भी चाहिए. Do you want beans? इसके आप एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करेंगे अंकल? नहीं 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 नहीं. ओह वाओ. एंड अंकल बंटीज भी. Bunties, this is not so easy on it. अंकल प्लीज, अंकल प्लीज. वाओ. थैंक यू. तो मेरी मामा बड़ा खुश होंगी अंकल. Yeah, okay. So wow, you see? Oh my God. कितना अच्छा बनाया और कितना. Do you need more anything else on it? और आप जो कलर्स ये सारे हैं, ये जो सिरप्स आपने सारे तैयार किए, ये भी अच्छे हैं, गले को नहीं लग रहे, पता आपको? हाँ जी. क्यों? इसमें क्या किया है? ये जो इसका स्टफ़ है ये बहुत हाइजेनिकल स्टफ़ है और अच्छी क्वालिटी के इसमें फ्लेवर्स यूज़ हुए हैं और अच्छी क्वालिटी का इसमें फूड कलर यूज़ हुआ है. अच्छा, जी. तो इसको भी मिनरल वाटर में बनाते हैं, इसका कोई और केमिकल होता है? डेफिनेटली इसको भी मिनरल वाटर में ही बनाते हैं और ये साजिद गोले वाले का ऐसा गोला है जो एवरी वीक फोरेंसिक होता है पीएफए वालों की तरफ से. अच्छा. जी. एंड साजिद गोला इज एफिलिएटेड टू पीएफए, पंजाब फूड अथॉरिटी. आहा, तो आपकी फ्रेंचाइज दे रहे हैं आप? जी डेफिनेटली. तो हाँ, एज यू विश. मैंने खोलना है, मुझे दे देंगे? क्यों नहीं. कितने की बेचेंगे? फिज़ा अगर मेरे से फ्रेंचाइज ले तो वाई नॉट. नहीं नहीं, पैसों की, मुफ्ते की नहीं, हम कमाते हैं, आपको ना कमाने दें, ऐसी कोई तो बुरी बात है, गलत बात है. ऐसे कारोबार में ताल्लुकात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. नहीं वैसे आप अगर गोला बेचेंगे ना तो मेरे हिसाब से तो यू आर लकी. यू विल बी सक्सेसफुल इन गोला बिजनेस. पक्की बात है. 100%. कितने में फ्रेंचाइज देंगे मुझे बताएं? आपके लिए हम डिस्काउंट रखेंगे. डिस्काउंट रखेंगे? थोड़ा सा मुझे कंडेंस मिल्क और डालेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं. अच्छा, कितना को डिस्काउंट? 4-5 लाख की दे देंगे मुझे? यस. बस. अरे वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच. एक ब्रेक लेते हैं जब तक कि मैं गोला गंडा खा रही हूँ. ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं दोबारा. आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा और हमारे पास है साजिद भाई. वेलकम बैक. और मैंने भी फ्रेंचाइज ले ली है यहाँ पे. फिजा गोला वाला नहीं, फिजा गोली वाली. क्या होगा फिजा के नाम के साथ? साजिद गोला वाला है, गोला वाली होगा ना? हाँ. नहीं, जब आप मेरे से फ्रेंचाइज लेंगे तो फिर नेम जो प्रोमिनेंट होगा वो साजिद गोले वाला ही होगा. तो जो फिज़ा है वो गोले बेच रही है एक जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, एक सेल्फ बिजनेसमैन के तौर पे साजिद गोले वाले के नाम को यूज़ करके साजिद गोले वाले के नाम को यूटिलाइज कर रहे हैं. ओ, नाम नहीं चेंज होना. अच्छा, फिर साजिद गोला वाला ही है इसका नाम. और मैं बनाने लगी हूँ क्योंकि फ्रेंचाइज ले रही हूँ, तो अब मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनता है. जब मैं बना सकती हूँ तो फिर तो आप लोग भी बना सकते हैं. ये मैंने ली, ये वाली ले लूँ या इससे छोटी वाली? ये ले लूँ? ये ले ली. और इधर से मैंने इसको ऑन कर दिया. अच्छा, ये ले लूँ छोटी वाली? ओके. मैडम वैसे तो आप लोगों को डरा देंगे. क्यों? आपने जब फ्रेंचाइज चलानी है, जब प्रॉपर बिजनेस करना है, तो ऐसे तो लोग डरेंगे. वो कहेंगे फिजा खुद डर रही है तो ये गोला नहीं, मैं नहीं डरूंगी. चले जी, ऑन करें. ओके, ये पीछे हमारा आइस बॉक्स पड़ा है. इसमें से एक आइस का पीस निकालें. ओके, निकाल दिया. पकड़े इसको. ओके सर. ओके, क्या करूं? खोले खोले कहाँ रखना? ये हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये कितनी, मेरासी को बर्फ पकड़ा दे. खोले. ये कितनी नीट एंड क्लीन बर्फ है. आपको ये नहीं पता मेरासियों को बर्फ नहीं पकड़ाते. क्या किया आपने मेरे साथ? अच्छा ठीक है, फिर ये हो गया. उसके बाद ठीक है, इस मशीन को बस मैडम आप बहुत ज्यादा बर्फ इसमें डाल चुके हैं. अब इसके अंदर स्टिक आप पुश करें. ओके, ये हो गया. अब स्टिक को मैंने क्या करना है? तोड़ना है? स्टिक नहीं, खोलनी है. खोलनी है. कैसे खोलनी है? लाइन आप ऐसे बस इतनी काफी है? इतनी काफी है. नहीं नहीं नहीं, फिर आपने ऐसे इसको खोलना है. ऐसे ये स्टिक सही नहीं है. अच्छा, ये भी होता है कोई स्टिक खराब निकले? बिल्कुल. ये ऐसे स्टिक को खोलना और ऐसे डालना है इसके अंदर. ओके, थोड़ा सा सेंटर को खोल के ऐसे थोड़ा सा स्टिक को खोलना है आपने. ठीक है, ये देखें. और उसके बाद नीचे रख के ऐसे ऊपर से थोड़ा सा ऐसे. है तो बड़ा मुश्किल काम है वैसे.
फिजा व्हाट इज दिस? नहीं तो फिर कैसे, नहीं गलत हो रहा है। यस मैं हो गया, ये देखें ऑलमोस्ट ठीक है। ओके ओके, अब इसके बाद क्या करूं? आराम से निकालें इसको ऊपर करके। वेरी good. हो गया। अच्छा उसके बाद, हाँ जी, कौन सा रंग ये? कैन यू राइट माई नेम ऑन इट? आपका नाम मैं भी लिखती हूँ। ये देखें जी ये, और मैंने ऑरेंज रंग डाला है यहाँ पे। उसके बाद आपका नाम क्या है चॉकलेट का है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है साजिद। नहीं, जैसे मैंने आपका ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा है, मुझे भी ब्यूटीफुल राइटिंग में चाहिए। जिद 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 जिद, ओके ठीक है। ये गोला माइयों में बैठा हुआ है। फिजा मुझे लग रहा है, फिजा मुझे लग रहा है ये आपने फिलिपाइनी लैंग्वेज में लिख दिया है इसके। नहीं फिलिप अच्छा, और उसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ ब्लू कलर। और कौन सा कलर चाहिए आपको? और मुझे रेड कलर चाहिए। बेटा फिर पैसे और लगेंगे, ये देख लो हैं। ओके ओके ओके। इतने कम पैसों में तुम इतनी डिमांड कर रहे हो बेटा। ओ मैडम जस्ट आई वांट डिलीशियस फ्लेवर। पैसे दे मुझे। ओके ओके, आई विल गिव यू, कितने बट यू गिव मी अ डिलीशियस गोला। डिलीशियस गोला दिया है, अब आप मुझे बताएं पैसे कितने? पैसे आप मुझे 100 का गोला दे, बट 100 टॉपिंग सारी चाहिए। टॉपिंग मैं आपको सारी करके दे रही हूँ, ठीक है ये लें। और आपको ये चाहिए कंडेंस मिल्क? यस आल्सो कंडेंस मिल्क। अब आप मुझे पैसे दें 100 रुपये का गोला, 100 रुपये दें मुझे। बच्चे ऐसे गोला लेके भाग जाते हैं, पैसे पहले फिर उसके बाद गोला दे। मैडम ये स्टिक उतार के दे, ये तो मेरे के मुंह को ना चीर फाड़ कर दे। ये ले निकाल दिया। क्या क्या करवा रहे हैं मुझसे, कितनी मेहनत। 100 रुपये का गोला मुझे और ऊपर से इतनी मेहनत। ये ले मैडम, ये 100 रुपये आपका। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ये लो बेटा, खुश रहो। रोज आना इसी टाइम पे, मैं इधर ही गोले की दुकान लेके ओके खड़ी जी, होती हूँ। ओके। ठीक है जी, ओके। कहाँ रखा? हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ जी, गोला ले लो। 100 रुपये का गोला, 100 रुपये का गोला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि किस तरह से जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो आप को जब गोला ऑर्डर कर रहे होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, क्या स्पेशलिटीज़ और ऊंची आवाज़ क्या लगाते हैं आप, स्पेशली जब कहीं आप अपनी दुकान खड़े होते हैं तो क्या आप इंग्लिश में बोलते हैं? बिल्कुल, इंग्लिश बोलना कोई इतनी खास बात नहीं है। हाँ तो कैसे बोलते हैं, वो करके दिखाए ना। मैं वहाँ से कस्टमर जा रही हूँ तो अगर मुझे आवाज़ देनी है, बताना है आपकी गोले की दुकान है कैसे, ये मैं जा रही हूँ। ओके मैं जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, हाय ब्यूटीफुल मैडम, डू यू वांट गोला? Oh really? Yes, yes, yes. Ma'am, do you know I have a special gola and I have beautiful gola. Oh really? For beautiful women, you have a beautiful gola. Yes, definitely I have beautiful gola, 100% same of you. Oh wow! How much per gola is? I have one gola just only for you, minimum 1000 rupees. Okay, दे दीजिए। 1000 rupees का one gola. ठीक है? Yes. यार खूबसूरती पे 1000 बढ़ा दी है। इतने तो मेकअप पे चार्जेस नहीं बढ़े जितने अपने एकदम से गोले के चार्जेस बढ़ा दिए। डेफिनेटली जितनी आप ब्यूटी हैं उस हिसाब से आपको रेट लगाना है। भाई देखो ये तो नहीं चलेगा, अब तुम गोले के प्राइस खुद कम करो, मुझे आवाज दे दो वरना मैं ब्रेक ले लेगी। ओके मैडम, आ जाए आ जाए। नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना, जो बच्चे जिनके कंधों पे बस्ता होना चाहिए, उसमें किताबें होनी चाहिए, जो बच्चों को पढ़ने की जो है उम्र है और जिसमें बच्चों को कुछ सीखने की उम्र है, उस उम्र में बच्चों से काम करवाना। छोटी छोटी जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे ढाबे हों या कोई ऐसी जगहें जहाँ पे एक उन्होंने छोटा रखा हुआ होता है और उसको छोटे की आवाज़ से बुला देता है, छोटा ये ले आओ बेटा, एक प्लेट छोटे छोटे ये ले आओ, छोटे चने की प्लेट ले आओ, छोटे 2 गिलास पानी ले आओ, छोटा ये झाड़ू मारना, छोटा सफाई करो, छोटा वॉशरूम धोया, छोटा थपड़ी मारो। और ये छोटा जो है ये होता अपने घर में सबसे बड़ा है, इस पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, इस पे अपने घर की, अपनी बहनों की, अपने छोटे भाइयों की, अपनी माँ की, अपने में भी कोई अपाहिज बीमार या फिर ऐसे ही किसी की जिम्मेदारी होती होगी। अपने बचपन के बदले वो काम कर रहा होता है, उसकी उम्र जो खेलने कूदने की है, पढ़ने की है, उसे नहीं पता वो खिलौने क्या होते हैं, क्या खेलना है। उसे सिर्फ ये पता होता है कि मैंने काम करना है, उसे ये पता होता है कि मेरे घर वालों की भूख क्या है, प्यास क्या है, मेरे घर वालों की उम्मीदें क्या हैं। वो अपने घर का बड़ा होता है, वो छोटा।
जिसे हम छोटा कह देते हैं। पाकिस्तान का कानून और लॉ क्या कहता है कि बच्चे जो है क्या इस एज में काम कर सकते हैं, क्या उनको काम करने देना चाहिए? इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आज हमारे पास हैं बैरिस्टर साहब और वकास अब्रेस ख़ान साहब हैं हमारे पास। तो सबसे पहले उनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, इसका लॉ क्या है पाकिस्तान में? देखें, जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर इस कानून की बात है, पाकिस्तान जो 1973 के अंदर फ्रेम किया गया है, सिंस फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान टिल डेटेड, जो इसके अंदर आर्टिकल 11 है जो एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर चाइल्ड लेबर की बात की गई है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम हो वो किसी भी माइन के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर या हैजरस प्लेस के अंदर किसी किस्म की भी मजदूरी के ऊपर एंगेज नहीं किया जा सकता। दिस इज द प्योर एंड क्रिस्टल क्लियर वर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इट मीन्स के पाकिस्तान के अंदर 14 साल से कम उम्र बच्चा किसी भी जगह में काम के लिए एंगेज नहीं किया जा सकता। 14 साल से कम उम्र बच्चे के लिए आर्टिकल 25 से भी मौजूद है। ये कहता है कि 14 साल तो दूर के 16 साल तक किसी भी बच्चे की तलीम व तरबियत का वो जो बंदोबस्त करना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है, डेट वुड बी दी प्राइमरी लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस स्टेट। तो मैं ये समझता हूँ, जो आपने अपने एंट्रो के अंदर बात की, बड़ी खूबसूरती अल्फाजी का इजहार किया कि जिन बच्चों के हाथों के अंदर कलम होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में जो हजाम के औजार थमा दिए जाएं, और जिन बच्चों के हाथों में बस्ता होना चाहिए, अगर उनके हाथों के अंदर कहवे की केतलियाँ थमा दी जाएं, तो अनफॉर्चुनेटली वो कौम अपने वक्त की सबसे बड़ी मुफलिस और कैलाश कौम कहलाती है। ये लीगल एस्पेक्ट भी हमने बात की, और एट द सेम टाइम जहाँ तक इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स की बात है, तो यूएन कन्वेंशन हैं, हेग कन्वेंशन हैं, वियना कन्वेंशन, और तमाम कन्वेंशन के अंदर जो चाइल्ड के 10 बुनियादी राइट्स थे, उसकी इंश्योरेंस की बात की गई या इनको इंटैक्ट फील करने की बात की गई। उनके अंदर सबसे पहला इसका जो राइट है वो राइट टू लाइफ है। फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन है। एक बच्चा जो है बुनियादी तालीम या मेयारी तालीम हर बच्चे का हक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस। चाहे वो किसी किसान का बच्चा है, वो किसी हारी का बच्चा है, वो किसी यतीम का बच्चा है, तमाम बच्चों का यूनिवर्सली ये फंडामेंटल राइट है कि उनको बुनियादी तालीम दी जाए, उनको जिंदा रहने का हक दिया जाए, उनको मेयारी लाइफस्टाइल दिया जाए। बैरिस्टर साहब, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, मगर ये सब कुछ सही है, जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल है मेरा। देखिए, आर्टिकल 38D है आईने पाकिस्तान का, जो ये कहता है दिस वुड बी द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, के वो तमाम शहरियों को, तमाम बच्चों को जो इसके अंदर रहते हैं, बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, उनकी रोटी, कपड़ा, मकान और बेसिक नेसेसिटी को प्रोवाइड करेगी। ये आर्टिकल 38D है। अनफॉर्चुनेटली आईने पाकिस्तान को बने 50 साल हो गए, पाकिस्तान को बने 75-76 साल हो गए, लेकिन ये वो कागज के फूल है जिनसे आज तक खुशबू नहीं आई। मतलब आप ये देखें ना, भट्टा देख लें, भट्टे भरे पड़े हैं छोटे छोटे बच्चों से। किसी भी भट्टे में आप चले जाएं, इतने यहाँ पे रायवन रोड पे भी पड़े हुए हैं, ठीक है, इतने भट्टे, कहीं पे भी जाएं बच्चे ला तादाद वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ भट्टे में काम कर रही होती हैं, हाथ जले हुए, रंग काला, इतनी मजदूरी, ईंटें उठा रही हैं सड़कों पे। और तो और कूड़ा मजदूरी तो चलो ठीक है, आप बात करें, जो कूड़ा उठाने वाली, जो सफाई वाला जो इम्प्लीमेंट काम है, वो भी इनसे कराया जा रहा होता है। गली मोहल्लों के कूड़े उठा रहे होते हैं ये बच्चे बेचारे। ये सब ये हमारा माशरा क्या है? मतलब ये हम इस तरह के बच्चों को जो है इस तालीम तो नहीं दे रहे, हम कलम या लिखारी तो नहीं बना रहे, हम उनको शऊर तो नहीं दे रहे। हम उनको क्या बनाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? हम तो उनको सिर्फ मजदूर बना रहे हैं। देखिए फिजा, जो 2018 का सर्वे था जिसके मुताबिक 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर थे। अनफॉर्चुनेटली जब कोविड की पेंडेमिक का ब्रेकडाउन हुआ पाकिस्तान के अंदर या यूनिवर्सिटी, तो पाकिस्तान के अंदर ये तादाद 2.5 करोड़ से बढ़ के 3-3.5 करोड़ पे जा पहुंची। लोगों ने जिन क्राइसिस का सामना किया, और अल्टीमेटली जो बच्चों की तादाद थी जो स्कूल जाने वाली, उनको भी स्कूल से छुड़वाया गया और डिफरेंट काम के अंदर जो है इंगेज कर दिया गया, इंडल्ज कर दिया गया। तो ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट मौजूद है कि बच्चों के ऊपर या दीगर जो इस तरह की हैजरस प्लेसेस हैं, बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, उनका इस्तेसाल किया जाता है, उनको एक्सप्लाइड किया जाता है, और जो उनका ड्यू शेयर या लाइन शेयर बनता है वो भी नहीं लिया जाता कि कम उम्री की वजह से ये लोग मजदूरी करें। और हम इनकी मजबूरियाँ जो उनके पाँव में डाली गई हैं, तोप डाला गया मजबूरियों का, हम इनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर इन चीज़ों की सरपरस्ती होनी चाहिए। आल दो के
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी बना दिया गया। चाइल्ड राइट्स के हवाले से ये तमाम NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मैं फिर भी ये बात करूंगा, ये वो नसाबी, किताबी, रट्टी रटाई, पढ़ी पढ़ाई बातें हैं जो हम भी करते हैं। चाइल्ड लेबर पर बैरिस्टर साहब इंटरनेशनल लॉ क्या है, जवाब दीजिएगा प्लीज। जी, चाइल्ड लेबर के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो लॉ है आर्टिकल 11 के अंदर बिल्कुल इसी तरह मौजूद है कि 14 साल से कम, और किसी जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कहीं पे ये 16 साल और किन कंट्रीज के अंदर ये 18 साल तक भी बच्चों को जो है वो किसी भी काम की जगह पे एंगेज नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान के अंदर 14 साल इसलिए रखा गया क्योंकि पाकिस्तान दूसरे दीगर जिस तरह तरक्की पजीर ममालिक है उनकी सफ़े अव्वल में शामिल होता है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर किसी बच्चे का बाप नहीं है, उसकी मदर की डिवोर्स हो चुकी है, सेपरेशन चल रही है, तो अल्टीमेटली घर का नज़्म व नस्र चलाना या घर की जो नान नफ्ता है या बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी की तश्कील तकमील शायद उसके मखसूम कंधों पर डाल दी जाती है। तो अल्टीमेटली बच्चों को निकलना पड़ता है। आल्दो के हमारे आइन के प्रेम्बल में लिखा गया ये इस्लामी फलाही मुमलकत हुदादात है। फलाही मुमलकत हुदादात से मुराद ऐसी स्टेट है जो बच्चों की या इंसानों की वेलफेयर के लिए काम करती है। लेकिन यहाँ पे तो वेलफेयर दूर, यहाँ पे उनकी बुनियादी ज़रूरियात जो है वो की तकमील और तश्कील नहीं हो पाती। तो अल्टीमेटली एक बच्चा या 2, 4, 5 बच्चे एक फैमिली के जिसका बाप नहीं है, जिसकी मदर की सेपरेशन है, वो ये समझता है कि बजाय इसके कि हम भूख से मर जाएं, बजाय इसके कि हम तंगदस्ती, तंग दामनी और फलास से मर जाएं, मैं किसी भट्टे के ऊपर या किसी भी जगह पे जाके काम करूं और वहां से कुछ पैसे कमा के अपने घर वालों का, अपनी माँ का, अपनी बहन का पेट पाल। तो मैं ये समझता हूं चाइल्ड लेबर जो है ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है बैरिस्टर साहब। अगर आप देखें हर सड़क में, हर गली में, हर जगह आप जाएं, आप हद से ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगी कि किसी के घर पे भी चले जाए ना तो वहाँ पे भी एक छोटा बच्चा रखा होता है, बच्ची रखी होती है जो उनके बच्चे को देख रही होती है, जो कि खुद उसकी हम उम्र होता है, उसके काम के लिए रखी होती है। उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जा रहा था घर के बच्चों को, और उसको बोला जा रहा था जाओ बाहर जाके, उसके बर्तन अलग होते हैं, उसका सब कुछ अलग होता है, उसका कपड़ा अलग होता है, उसका वॉशरूम सर्वेंट क्वार्टर होता है, सब कुछ उसका अलग होता है। और उससे अपने बच्चे की सारी आसाइशों के लिए काम करवाया जा रहा था, और उसे कुत्ते की तरह रोटी डाली जा रही होती है बाहर, ठीक है, या फिर बचा हुआ सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा था उस बच्चे को, या फिर उस बच्चे का तो कुछ भी नहीं, ना उसका कोई फ्यूचर है, ना उसका नहाना, ना उसकी सेहत, ना उसकी सफाई, ना उसको कोई ऐसी दीनी तालीम, ना उसको कोई ऐसी आला क्वालिफिकेशंस मिल रही है, कुछ नहीं, उसका तो फ्यूचर खराब। ये हमारी यूथ है। जब ये यूथ ही हमारी यहाँ पर चाइल्ड लेबर में फंसी पड़ी है तो फिर आगे ये यूथ क्या करेगी, कौन सा तीर मार लेगी हमारे मुल्क में आके, मेरे तो समझ ही नहीं आती। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल लॉ जैसे आपने अभी बताया कि वो 18 साल की उम्र तक है, ठीक है, यहाँ पे 14 साल की उम्र तक है, ऐसे ही है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो होती है, ऐसे ही है, और किस तरीके से की जाती है ज़रा बताइएगा। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि लोग तो अमेरिका की नेशनैलिटी करवाने के लिए अपने बच्चों की पैदाइश भी दूसरे मुल्कों में जाके करवाते हैं। उसकी वजह ये है कि उन मुल्कों के अंदर, उन स्टेट्स के अंदर चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको प्रमोट किया जाता है, इसको परवेल किया जाता है। और 18 साल से कम उम्र बच्चों को जो हुकूमती सतह पर सरपरस्ती इस तरह की जाती है कि उनकी मेडिकेशन, उनकी एजुकेशन, उनकी वेलफेयर, दैट इज एवरीथिंग इज बीइंग वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट के हाथों में दे दी जाती है। चाहे आप कनाडा की मिसाल दे दें, अमेरिका की मिसाल दे दें, यूके की ठीक है। मिसाल। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन आपने दी हमारे प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। ये बता दूं मैं आप लोगों को, चाइल्ड लेबर के हिसाब से जो हमने बात की है, जिस तरह का लॉ बताया गया कि पाकिस्तान में 14 साल की उम्र तक का है और उसके बाद जो है वो इंटरनेशनली 18। मगर मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँ, हम बीइंग जो हमारे माशरे के हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हमारी भी अपनी गलती है। सामने से कोई बच्चा कूड़ा उठा के जा रहा है, या फिर कोई मज़दूर है, या सड़क से कोई प्लास्टर कर रहा है, या कोई काम कर रहा है, या फिर कोई मैकेनिक में है बच्चा, या कोई किसी भी तरीके का लेबर आपको कोई काम करता हुआ चाइल्ड में दिख जाता है, तो या किसी होटल में भी कोई चाय बना रहा हो छोटा बच्चा, आपने सबसे पहले ना अपने बच्चे को दिखाना शुरू कर देते हैं। आप अपने बच्चे को कहते हैं देख लो, अगर पढ़ाई नहीं की तो कल को इन जैसे बनोगे। ये कहने के बजाय कि बेटा कल को तुम पढ़ लिख के इन बच्चों के लिए कुछ करोगे तो खुदा के लिए पढ़ लो, अच्छा कुछ कर लो ताकि इन बच्चों के लिए कुछ कर सको। ना कि हम ये कहते हैं देखो पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना तो इन जैसे बनोगे, कूड़ा उठाओगे, मजदूर बनोगे। व्हाट इज दिस यार, हम माशरा भी तो ख़राब है, हमने भी तो सब कुछ ख़राब करके रखा है। एक ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक। और चाइल्ड लेबर के ऊपर जो है हमारे पास डॉक्टर खलील अहमद सोशल एक्टिविस्ट है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। हाँ जी खलील साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी बिल्कुल, ठीक है।
अच्छा जी, हम आज चाइल्ड लेबर के ऊपर बात करें। मुझे ये बताइए कि जैसे बच्चे जो हैं गुर्बत के साथ साथ ये जो मजदूरी कर रहे होते हैं गुर्बत की वजह से, तो क्या ये पढ़ाई के साथ साथ नहीं कर सकते कि इनको तालीम भी दी जाए और ये मेहनत भी कर लें, चलो, और रिस्क भी कमा लें, क्योंकि अपने घर में एक ज़िम्मेदार बच्चे होते हैं ये, और अपने घर का बच्चा बड़ा होता ही होता है, और इसको सारी चीज़ों का जो है अपना अखराजात, घर के एक्सपेंस, अपने छोटे भाई बहन सबको देखना होता है, और ये अपने घर से काम करने के लिए निकल जाता है। तो क्या इज़ दैट पॉसिबल कि इनकी तालीम भी जो है वो साथ साथ हर्ज ना हो? दो चीजें हैं, एक है चाइल्ड लेबर और एक है चाइल्ड वर्क जो है। चाइल्ड वर्क जो है वो दुनिया में बच्चों को अलाउ किया जाता है। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क में ये फर्क है कि जब बच्चा चाइल्ड लेबर में चला जाता है तो उसकी एजुकेशन और उसकी हेल्थ जो है वो कम्प्रोमाइज होती है। और अमूमन जो है वो दुनिया में चाइल्ड वर्क का जो है वो अलाउ किया जाता है, बच्चे काम भी कर रहे हैं। दूसरी जो बात आपने कहा कि पॉवर्टी जो है की वजह से जो है बच्चे काम करते हैं, और हम जो है क्योंकि हमने मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज वगैरह भी कंडक्ट की हैं, इसमें देखा ये गया है कि जो चाइल्ड लेबर है वो आप देखें वो पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में या कम करने में जो है वो कंट्रीब्यूशन उस लेवल पे उसका उतना नहीं है। ऐसा कि इसको देखा जाए तो आपके यहाँ जितनी भी लेजिस्लेशन है प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे पाकिस्तान में देखा जाए तो एक मिनिमम वेज जो है वो डिफाइन कर दी गई है। अब होता ये है कि जब मिनिमम वेज जो है वो एक आम लेबर का जो मेल है या फीमेल है उसके लिए डिफाइन की गई है, जब वो कंप्लायंस नहीं हो रहा होता है तो फिर मार्केट में लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को एंगेज करते हैं काम के लिए। देखिए मिनिमम वेज जो है वो बाज़ जगह 32,000 रुपये है, बाज़ जगह जो है वो पाकिस्तान में इससे ज्यादा है प्रोविंसेस में। अगर देखा जाए तो 32,000 इसके लिए ये क्या करते हैं कि मार्केट में से छोटे बच्चे जो हैं वो उनको उठा लेते हैं और उनके 32,000 में वो 4 बच्चों को जो है वो इस काम के लिए एंगेज कर लेते हैं। तो इट मीन कि जो एक अडल्ट, जो एक मेल, एक नौजवान जो है वो अगर 32,000 रुपये में काम कर रहा है तो उसके बदले में 4 जो है ये चाइल्ड लेबर के बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। तो इट मीन कि चाइल्ड लेबर जो है वो पाकिस्तान में अगर देखें तो फर्दर जो है वो पॉवर्टी को जो है वो बढ़ाने में इसका कंट्रीब्यूशन है। कैसे? 4 बच्चे जो हैं, आज वो 4 बच्चे हैं वो कम से कम लेबर के ऊपर जो है वो वही काम करके दे रहे हैं। दूसरा जो है कि जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो इसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि और तो अमूमन देखा गया है कि बच्चों से वो ज्यादा काम ले लेते हैं। और दूसरा ये है कि टाइम ड्यूरेशन भी जो है वो बच्चों की बढ़ा लेते हैं। और तीसरी चीज ये है कि बच्चे जो है वो उस लेवल पे उनको डरा धमका के वो उससे ज्यादा काम ले लेते हैं और वो बच्चे जो है वो शिकायतें भी नहीं करते। तीसरा इससे चीज ये होती है कि जब बच्चे लेबर में चले जाते हैं तो जो आपके मेल हैं या फीमेल हैं घर के जो बड़े हैं उनको फिर उसके बाद मार्केट के अंदर जो है वो उस लेवल पे काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलेगा तो फिर वो जो है वो अपने बच्चों को बार बार जो है वो इस लेबर पे नहीं, तो उनको काम, मुझे समझ नहीं आया, बड़ों को फिर काम क्यों नहीं मिलता? बच्चे जगह ले लेते हैं उनकी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये चीप लेबर उनको मिल जाती है और चाइल्ड लेबर की डिमांड बढ़ जाती है ना जी। अच्छा, वही काम जो है जी जी, तो ये बेसिकली अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन, अब बाज घर ऐसे हैं भाई, बाज घर ऐसे हैं जहाँ पर काम करने वाले हैं ही बच्चे। अब वो बच्चे काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाया जाएगा, ये भी तो एक सवाल है ना। फिर जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है क्या? कि जिम्मेदारी हुकूमत अपनी निभा रही है? जी बहुत अच्छा आप इसकी जो है वो आप देखें, स्टेट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये है कि स्टेट की कमिटमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 25 है, वो कहता है कि 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। इस मीन अगर उनके पेरेंट्स उन बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते तो स्टेट जो है वो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेगी। ये क्यों है? ये एक बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है हर बच्चे के लिए। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा जो गरीब से घर पैदा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसके पास तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो स्टेट ने डिफाइन किया है, बेशक बच्चा अमीर के घर पैदा हुआ है, गरीब के घर पैदा हुआ है, तो इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 5 से 16 साल तक इनके लिए फ्री एंड कंप्लीटली एजुकेशन है। और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर देखें तो 23 मिलियन बच्चे जो हैं, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं। अब उसमें से देखें तो तकरीबन 23 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल है। यहाँ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन 23 मिलियन बच्चों। बहुत शुक्रिया खलील भाई,
बहुत शुक्रिया, आपने हमें काफ़ी तरीके से एक्सप्लेन किया हमें। और नाज़रीन, मैं आप सबके साथ, मुझे लगता है कि ये जो हुकूमत है इसको अपील करूँगी, मैं हाथ रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के बोलूँगी कि हमारी यूथ है, ये हमारे बच्चे हैं। आप सिर्फ इस नज़र से सोचें कि आज मेरी भी बेटी है, आप जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं, आपके भी बच्चे हैं यही छोटी उम्र के, कल इन्होंने भी इसी मुल्क को चलाना है आगे। ये हमारी यूथ है, ये हमारे नौजवान नस्ल है, इन्होंने बड़ा होना है, इनके हाथ में हमारा मुल्क है। तो अगर इनके पास तालीम नहीं होगी तो आप खुद सोचें, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी औलादों को कितनी तालीम देते हैं, कितना कुछ करने की कोशिश करते हैं, मगर ये बच्चे जो अपने घर के छोटे हैं और उसके बावजूद इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कंधों पे, तो आप खुद सोचें कि ये कैसे इन जिम्मेदारियों को पूरा करते होंगे, कैसे घर चलाते होंगे। मैं अभी लंदन होकर आई, वहाँ पर मैं देख रही थी कि जितने भी जो ब्रिटिश बच्चे हैं, जो लंदन के UK बॉर्न बच्चे हैं, या जो वहाँ के हो जाते हैं सारे, जाके उधर नेशनैलिटी ले लेते हैं, उनको इतनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, उनको तालीम फ्री प्रोवाइड की जा रही है, उनको एक्सपेंस दिए जा रहे हैं उनके एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए, ठीक है, उनको घर बैठ के राशन चीज़ें सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। उधर कोई इस तरह से गुरबा होके मर नहीं रहा, या फिर उनके किसी छोटे से बच्चे पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं। वहाँ पे तालीम की बड़ी अहमियत है, उनको पता है कि बच्चा तालीम हासिल करेगा तो ये आगे जाके हमारे मुल्क का सरमाया बनेगा। तो हमें भी ये करनी है, ये मेरे हाथ देखें, मेरी हुकूमत से बहुत सख्त अपील है कि हमारे छोटे से बच्चों के लिए कुछ कीजिए, ताकि ये बच्चे जो हैं आगे भीख ना मांगे और हम भिखारियों में शामिल ना हो जाएं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाजरीन, आज हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया। पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और आज भी हम इनको यहाँ पर इसलिए मदऊ किया है ताकि हम ख़ास तौर पे ये जान सकें कि हमने अपने कान का ख्याल किस तरह से रखना है। हम अपने जिस्म के सारे अज़ा का ख्याल रखते हैं, मगर सिर्फ हम अपने कान का, नाक का, हलक का ख्याल नहीं रख सकते। और ये तीनों चीज़ों को लिंक मुझे लगता है एक साथ है, इसलिए इसको कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट। ऐसे ही आप बता सकते हैं। वेलकम कहूँगी आपको, कैसे? थैंक यू वेरी मच, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मेरा ख्याल आपने अच्छा किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। देखें, ये कोविड से हमने बहुत कुछ सीखा है। सफाई सुथराई, हैंड वाश बार बार करना, मास्क लगाना, डिस्टेंस थोड़ा सा रखना अगर आपको छींकें या फ्लू हो रहा है, इन चीज़ों से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और ऐसी ही चंद टिप्स हम डिस्कस करेंगे जिससे हम बहुत सारी इन्फेक्शन, एलर्जी और बीमारियां जो बाद में सीरियस नोयत इख्तियार करती हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास जो है ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं, क्योंकि आप लोग ENT मीन्स नाक, कान एंड हलक, ऑलराइट, इट्स ऑल टुगेदर, मतलब गला, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन कहीं ना कहीं चलता रहता है, हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लोगों को गले में कुछ खिचखिच रहती है, इन्फेक्शन रहता है, कभी कभी मौसम की वजह से हो जाता है। जैसे कोई ऐसा मौसम आ जाए तो लोगों को गले में खांसी या गला खिचखिच या ख़राब हो जाता है, और कुछ खट्टा खा लो, या जैसे अभी सुबह सुबह मैंने गोला गंडा खाया तो मुझे गले में एक मिठास की वजह से उसमें होती है शक्रीन थोड़ी सी, तो गले में खिचखिच शुरू हो गई है, अब वो इरिटेट किए जा रही है बार बार। तो इन सब चीज़ों से हमने कैसे बचना है, क्या करना है, और ये क्या ज़्यादा ख़राब कर देता है हमारे सारी इन चीज़ों को? थैंक यू। इंसान अल्लाह मियाँ की सबसे बेहतरीन मखलूक है, और इंसान का फेस आलमाइटी का मास्टरपीस है। एक्सट्रीम ब्यूटी आलमाइटी ने फेस के ऊपर। ENT वहाँ पे है, नाक, कान, गला। हम जो सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, सुनते हैं, बैलेंस कंट्रोल होता है, ये सारा ENT के रीजन में आता है। ठीक है। और इनमें जितनी भी इन्फेक्शंस हैं वो 90% इन्फेक्शन हमारी थोड़ी सी बद-एहतियाती के साथ ही वजूद में आती हैं। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, हमें शहरी इलाकों में जो रहते हैं उनमें पॉल्यूशन भी है, यहाँ पे पॉपुलेशन का फ्लड भी है, इसलिए हमें थोड़ी सी एहतियात करनी है कि थोड़ा अपने सफाई सुथराई, सबसे ज़्यादा पानी बहुत पिएँ, एक्सरसाइज की बहुत आदत डालें, अपनी स्लीप का बहुत ख्याल रखें। जो आप 6-8 घंटे सोएं वो इतनी डीप होनी चाहिए, जब आप उठें तो आपको पूरी दुनिया एक रेनबो कौसे कज़ा नज़र आनी चाहिए। एक बहुत अहम सवाल जो है वो मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि आज हमने बात भी इसके ऊपर करनी है, खर्राटे। ये जो खर्राटे हैं इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको नहीं पता, बहुत से ऐसे लोग हैं मियाँ बीवी एक साथ कमरे में नहीं सोते, वो सिर्फ इस वजह से या तो बीवी की खर्राटे बहुत बुरी हैं, या फिर मियाँ के खर्राटे ऐसी हैं जैसे ट्रैक्टर चल रहा हो बाहर। तो ये क्यों होती हैं खर्राटे? खर्राटे की वजह क्या होती है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम?
स्नोरिंग या खराटे जो हैं ये एक बहुत सीरियस मसला है और इसको सीरियस लेना चाहिए। एक बंदा सोता है और पूरा घर नहीं फिर सोता, नहीं सो सकते। और जो घर वाली है वो तो अल्लाह मियाँ ने स्टेपल की हुई है। हाँ। उस बेचारी ने, अब ये मेल में थोड़ा इंसिडेंस पूरी दुनिया में ज़्यादा है और जो थोड़े ओवर वेट हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, वेट की वजह से जी, भी इसका खराटे? डायरेक्टली तल्लक वेट से है और इनएक्टिविटी से है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें ये चांस और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब खराटे जो ज़्यादा वजन वाले लोग हैं उनको होती है? जी, जिनको ज़्यादा वेट ज़्यादा है, इनएक्टिव हैं, डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको 90% चांस है कि खराटे आते हैं। अच्छा। एक आइडिया के मुताबिक, स्टडी के मुताबिक ये बात सही है कि कभी ना कभी खराटे हर किसी ने लिए। जिन दिनों में आपको फ्लू हुआ, गला ख़राब हुआ, नाक बंद हुई, बलगम थी, 1-2 दिन हुआ, आपने खुद ही उसको ठीक किया तो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। सो इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अक्सर खराटे आना, लगातार खराटे आना आपकी सेहत के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंतहाई मुज़र है, बुरा है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करता है। अच्छा, मोस्टली मैंने तो जितने भी चौकीदार घर में रखे हैं, जो चौकीदार भाई चाचा जो जो हमने रखे हैं इस तरह, वो तो खराटे ही लेते हैं। वो तो इतनी खराटे लेते हैं, वो तो मैं तो खैर उनको कभी नहीं बोला कि खराटे ना ले। मैं ये कहती थी कि चलो चोर आएगा तो उनके खराटे सुनकर खुद ही भाग जाएगा। हाँ, नहीं चोर मगर खैर खराटे वेल अवेयर हैं, उनको पता है कि काम ठीक चल रहा है। हाँ, कि बंदा कोई चारपाई पे बाहर नहीं सो रहा है कार पार्क में। अच्छा, मुझे ये बताइए, खराटे एक तो आपने बोला मोटापे की वजह से, दूसरा आपने कहा जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, क्या थकावट की वजह से भी खराटे होती है? जिन लोगों को कभी खराटे नहीं होते और कभी कभी खराटे हो जाती है, क्या लोग कहते हैं ना थका हुआ बहुत है इसलिए यार इस तरह सो रहा है? जी, खराटे की मेन वजह जिनको मुश्किल आते हैं और उस खराटों के दौरान उनको झटके भी लगते हैं और कभी कभी उनको उठ के बैठना भी पड़ता है। हाँ। और सुबह उठते हैं तो वो खिंचे खिंचे होते हैं जी, कि वो डीप स्लीप में जाते ही नहीं हैं। ये लोग सुपरफिशियल स्लीप से दोबारा उठ जाते हैं, इनको झटके भी लगते हैं। इनको साइंस ने प्रूव किया है कि जो नाइट मेयर्स हैं, काला कुत्ता पीछे भागता है, आप पानी में डूब रहे हैं, आपको को स्ट्रेंगुलेट कर रहा है, ये आप में ऑक्सीजन की 50% कमी आती है बॉडी में, तो पूरा बॉडी फिर झटके लेता है। अच्छा। ताकि आप साइड बदलो, ताकि आपका सांस दोबारा, नेचर हेल्प्स यू। अच्छा। लेकिन 1-2 मिनट के लिए आप, जिसकी भी नोज़ बंद होगी, नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक में पॉलिप हैं, बहुत छोटे बच्चे में एडिनॉइड होते हैं, जो बच्चे फीडर पीते हैं, इसमें ये बहुत आम मसला है। जिनके टॉन्सल बहुत बड़े हैं, बच्चे को खाने पीने में दुश्वारी है, बड़ी एज का बंदा है, उसको 30-40 के बाद ये सिलसिला अक्सर शुरू हो जाता है। और उन लोगों में जिनके गले थोड़े से टॉन्सल बड़े हैं, सॉफ्ट पैलेट होता है, हाँ। काग जिसको कहते हैं, यूवला, वो थोड़ा लंबा है, सिगरेट स्मोकर है, और जो लोग ड्रिंक करेंगे उनको 80% चांस है कि आएंगे। डॉक्टर साहब, जब अगर किसी के कान ख़राब रहते हैं, कान में पस रहती है या फिर टॉन्सिल्स का बड़ा पेन है, उनको भी ज़्यादा होता है ये खराटों का प्रॉब्लम? नहीं, ईयर का डायरेक्टली से तल्लक नहीं है। ईयर बहुत सर के आखिरी हिस्से में नाक को कान से मिलाया हुआ अंदर से। जैसे अब जहाज़ पे सफ़र करें तो आपकी नाक शर्तिया ज़रूरी है, मैंडेटरी है, प्री रिक्विज़िट है कि आपकी नाक बंद नहीं होनी चाहिए। जब भी आप माउंटेनस एरिया जाएँ या एयर फ्लाइट्स पे जाएं तो आपकी नोज़ वाइड ओपन, मोटरवे की तरह ओपन होनी चाहिए। अच्छा। सो थोड़ी सी भी कंजेशन है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, तो आप प्लीज़ नाक को अच्छी तरह फ्लश करके सफ़र करें। डीकंजेस्टेंट स्प्रे ज़रूर करें, कोई एलर्जी की गोली ले लें, लेकिन नाक शुड बी वाइड ओपन। और सफ़र के दौरान हरगिज़ चिल्ड चीज़ें, आइसी चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना लें। अगर आप लेंगे तो जो ही आप लैंडिंग करेंगे 10% लोगों के कान बंद होंगे और कुछ उसमें से सीधे हॉस्पिटल भी जाएंगे। अच्छा। और वो इतना ईयर एक होता है, साइनस में पेन हो सकती है, कान में पेन हो सकती है, वो एयर ट्रैप हो जाती है, अब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब वो नाक का बंद होना नहीं होना चाहिए, नाक खुला होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी तदाबीर हैं जो हम इस्तेमाल करें जिसकी वजह से हमारे खराटे जो हैं वो ख़त्म हो जाए। मुझे खराटे नहीं आते, मैं आप लोग के खराटे के लिए यहाँ पे शो कर रही हूँ। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और आज हम बात करें डॉक्टर साहब से खर्राटों के ऊपर कि खर्राटे क्यों होती हैं और खर्राटे की क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो हम इस्तेमाल करें कि ये ट्रीट हो सके और ठीक हो जाए। खर्राटे हमारे हलक में नाक से लेके गर्दन की रूट तक कहीं पे ब्लॉकेज होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, रास्ता 60% से ज़्यादा बंद होता है, तो हार्स, हस्की, एबनॉर्मल वॉइस जो किसी और को सोने नहीं देती पास, वो इतनी लाउड होती है। वो पहली फेज़ पे तो लाइट होते हैं और बंदा डीप स्लीप पे नहीं जाता। जो खर्राटे आते हैं वो आम तौर पे ये सारे लोग डीप स्लीप पे नहीं जाते। जो लोग डीप स्लीप में नहीं जाएंगे वो सुबह हंसमुख नहीं होंगे, सुबह स्माइलिंग नहीं होंगे, सारा दिन इरिटेट होंगे, अग्रेसिव होंगे, बर्तन तोड़ेंगे, लोगों को रास्ता नहीं देंगे, रेड लाइट भी क्रॉस करेंगे। ये वही लोग हैं जो ना प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, ना खाने में इत्तेदा रखते हैं, ना प्रॉपर टाइम पे। तो डॉक्टर साहब ये जो मेलेटोनिन है फॉर डीप स्लीप, क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है नींद के लिए? नो, सबसे अच्छी चीज़ आपके पास एक्सरसाइज है। इंसान को अल्लाह मियाँ ने एक्टिव, डायनामिक, हेक्टिक तरीके से डिज़ाइन किया। जो लोग 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं वो रेयरली डॉक्टर्स के पास आते हैं। अच्छा। इस एशिया में पहले 2 कंट्री थे, अब 3 हो गए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्काई हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जापान, सिंगापुर, अब कोरिया भी शामिल हो रहा उसी में। ठीक। अब वो कौमें हैं जो खाती थोड़ा सा कम है। हमारी कौम में, एशियन में, हम ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ऑयल और स्पाइस ज़्यादा खाते हैं। हमें ऑयल और स्पाइस 90% कम करना है, उससे हम ओवर वेट होते हैं। फिर हम काफ़ी लेथार्जिक कौम हैं। हम डिजिटल, टीवी, प्लीज़ ये टाइम अपना 90% कम करें। यही टाइम पूरी फैमिली मिलके माइकल जैक्सन की तरह कुछ ना कुछ परफॉर्म करें, नमाज पढ़ें, कोई एक्सरसाइज करें, बैडमिंटन खेलें, टेबल टेनिस खेलें। हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ भी करेगी। तो इससे खर्राटे ख़त्म हो जाते हैं या इससे कुछ लोगों को बहुत तो कम हो जाते हैं। अगर आप काम भी कर रहे हैं, रेगुलर भी हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों को फिर भी होती है। 30% लोगों के वेट कंट्रोल करने से, एक्सरसाइज ठीक करने से और डाइट को कंट्रोल करने से बिल्कुल वैनिश हो जाते क्या हैं। इसके कोई टेस्ट वगैरह भी होते हैं जो लोग करवा सकते हैं और पता चल सकता है कि इसके कितने डीप खर्राटे हैं? 60% लोगों को जिनको शदीद खर्राटे हैं उनको सर्जरी ही करानी पड़नी। सर्जरी? या उसके नाक के पीछे ब्लॉकेज है, गले में टॉन्सिल की ब्लॉकेज है, सॉफ्ट पैलेट है, तालू उसकी ब्लॉकेज है, या यूवला लंबा है, ये स्मोकर में, पोल्यूशन को एक्सपोज होने वाले लोगों में, या जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है उनमें शिद्दत इख्तियार कर लेती। फिर ये हार्ट फेलियर का बहुत बड़ा बायस है। हार्ट फेलियर का भी? कैसे 3 डॉक्टर? चीज़ें जो हार्ट को बहुत एनलार्ज कर देती हैं, वीक कर देती हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह सांस का बंद होना है। अच्छा। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं, ओसेस। मतलब खर्राटे इतना खतरनाक भी ये है? ब्लड को थिक भी करती है। ओके। इसलिए टाइम पे दिखा लें, ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगी, 95% बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे खर्राटे। लेकिन एज अगर 70-80 है तो फिर बेहतर है कि आप स्लीप स्टडी करवा के। क्या डिप्रेशन की भी जो वजह है? डेफिनेटली ये अच्छा। 2-3 चीज़ें, एंजाइटी, डिप्रेशन। देखें, हस्बैंड साथ अगर सो नहीं सकता या हस्बैंड को आप साइड पे भेज देंगे तो वो थोड़ा सा हैंग्ड फेस शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है। अल्टीमेटली एक बंदे को आइसोलेट जब भी करते हैं वो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ऐसे ही है। मगर डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा सेपरेशन रेट जो हैं वो सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि स्नोरिंग बहुत ज़्यादा है। ये खर्राटे या तो किसी बीवी में है या फिर मियाँ में है, तो अब ये तो सेपरेशन रेट हाई हो रहा है इस दोनों का चीज़ों की मसला वजह से। है। मेल में इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। ये 90% टोटली रिकवरेबल प्रॉब्लम है, अच्छा। नोटेबल भी है और इसको इजीली ये ठीक किया जा मसाज सकता वगैरह है। से भी ठीक हो जाता है क्या? मसाज वगैरह अगर गले में कराई जाए? नो, ऐसे नो, माथे के नो, ऊपर, नाक पे, नो, गले में ये इन मसाज? चीज़ों से कुछ नहीं होगा। सिर्फ अगर आपकी नाक बंद है, एलर्जीज़ हैं, आप टाइम पे अद्वियात लेंगे, 10-20% तो अद्वियात से, डीकंजेस्टेंट से, जिससे नाक खुला रहे, और आप स्पाइस कम लें, ऑयल कम लें, वेट कम रखें और एक्सरसाइज को आदत डालें।
जब एक्सरसाइज करनी है तो नेक की और शोल्डर की एक्सरसाइज भी कि करनी डॉक्टर साहब वो जो नाक खोलने के लिए वो जो नमक वाला पानी होता है कि एक साइड से नाक बंद करके नमक वाला पानी लिया और वो उसको पूरा इनहेल किया है और उसको इनहेल करके पूरा जो है ना दूसरी नाक से जो है उसको अच्छी तरीके से निकालना है, मिस ठीक है, तो फिजा, वो उसमें बलगम ये गदूद गंदगी वो भी सारी चीज़ें निकलती है। इज दैट फाइन टू डू दैट? एब्सोल्युटली बेस्ट आपने टेक्निक बताई है। Really? नाक की कंजेशन स्पेशली शहरी एरिया में नॉर्मल जो हम वज़ू करते हैं वो सिर्फ लोअर 1/3 में करते हैं, और अगर आप नमकीन पानी 1 गिलास पानी में हाफ टी स्पून नमक मिला जी लें ऐसे ही किया, थ्रू एंड थ्रू खाने से बहुत पहले, ऐसे खाने ही। से हाफ एन आवर पहले ठीक है, फ्लश कर दें। जैसे न्यूबॉर्न बेबी आता है ऐसे ही है, तो अच्छी डॉक्टर समझा के भेजती है कि सेलाइन ड्रॉप्स बेबी को हर फीड से पहले फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर पे, ठीक है। ना ठंडे हो ना गर्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे। नोज़ को अगर हम फ्लश कर लें, ये हम रोज भी कर सकते हैं ये हम दिन में 2-3 दफ़ा कर सकते इसी तरह। हैं, और सोने से पहले आप ज़रूर दोबारा नमक की क्वांटिटी बता दें। हाफ ग्लास पानी, 1 गिलास पानी पूरा, 1 गिलास पानी पूरा, नॉर्मल टेम्परेचर पे, Normal ना temperature। गर्म ना ठंडा, ठीक, हाफ टी स्पून नमक, ठीक है, टी स्पून मीन 2.5 ml के मुताबिक। ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से हल करके मैंने तो मुझे क्योंकि लंदन में बताया था, मैं अभी किया था आने से पहले, तो उसको मैंने तो इस तरह से किया था कि पानी में लिया और ऐसे, या फिर अगर आपने नेजल ड्रॉप से उसको शीशी में करके करना तो वो उससे भी कर सकते हैं बड़े ना। अच्छे तरीके हैं। तो एक साइड बंद करके आपने सूंगा या नेजल से लिया, वो पूरा नाक के अंदर जाएगा और फौरन इस नाक से आपने निकालना है। वो ऐसे गड़गड़ गड़गड़ करके निकला था, मुझे तो बहुत बलगम लगा। हाथ से भी कर सकते हैं। एक 40-50 सीसी की बड़ी सिरिंज ले लें, उसकी नीडल काट के फेंक दें, हाँ, उसको भर के बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे Easily। बच्चे नहीं कर सकते, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। हाँ, और उसको सूंघना है जब आपने वो करना है, तो वो सूंघना है क्योंकि बहुत सूंघ के अंदर सस्ती चढ़ता है सी फिर। बॉटल भी अमेरिका में ये नील मेड के नाम से मिल रही जी है, जी 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 यूरोप में स्टेरिमर के नाम पे है, जी जी जी, हमारे इधर सेलाइन ड्रॉप्स के नाम पे मिल रही है। ठीक है। तो अब प्लीज़, ये एक OTC है, ओवर द काउंटर है, हम एक पोल्यूशन में रह रहे हैं, इस मिट्टी धुएं के जिन तूफान, लोगों को ब्लड प्रेशर है डॉक्टर साहब वो भी कर सकते हैं क्योंकि नमक है। या इसको कर सकते हैं, ये बॉडी के अंदर नहीं जा रहा। ओके, लेकिन एक एहतियात करनी कि खाने से हाफ एन आवर पहले करें, ठीक, ताकि आप डाइनिंग टेबल पे बैठें तो आपकी नोज शुड बी नाइसली क्लीन, वाह, लाइक ए मोटरवे, एब्सोल्युटली क्लीन है, ब्रीदी है, आपको कोई बलगम वगैरह नहीं रहेगी वहाँ। ठीक है। या थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि अगर हम स्नोरिंग की हमें बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किस तरह से क्योर किया जा सकता है। 2-3 चीज़ें समझाई डॉक्टर साहब ने। एक तो ये कि अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है तो वो फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वो 3 सिम्टम्स उन्होंने बताया कि कौन कौन से हैं, कि अगर ये इश्यूज़ हैं तो वो उनको ठीक करने के लिए उसको ऑपरेट करना ज़रूरी है। दूसरा उन्होंने अच्छी तरीके से समझाया कि नाक का साफ़ होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा डॉक्टर साहब आपने क्या समझाया था कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ऐसे ही है, ठीक है। और तीसरा इसके साथ ही कुछ था, वेट को जितना कम वेट कम होना रखेंगे उतना ही हम खराटों से बचेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरीके से समझ आया, मुझे तो याद हो गया। आपको भी अगर समझ आ गई तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और ये अपनी जो खर्राटें इसको कम कीजिए, वरना आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होते होंगे क्योंकि आप खिड़की खोल के नहीं सो सकते। और साथ में अगर आपने किसी के साथ ट्रैवल कर लिया है या फिर अपनी बेगम के साथ हैं या फिर बेगम अपने मियाँ के साथ और उनको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ये बात बहुत बुरी है कि आप एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और मियाँ ने अगर काम पर जाना है तो वो किस तरीके से जाएगा, उसकी नींद कैसे पूरी होगी, ऐसे ही है। तो प्लीज़ सबका ख्याल रखिए, अपनी स्नोरिंग को ख़त्म कीजिए जड़ से। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, एहसास कमतरी के ऊपर तो बहुत लोग बात करते हैं कि ये शख्स जो है, ये फ़लानी बंदा जो है एहसास कमतरी का शिकार है, या बच्चा कोई भी, मगर एहसास बरतरी के ऊपर मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक बात की है। और बहुत बुरी बात है, बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो है एहसास बरतरी का शिकार हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि किसी दोस्त को आपस में 2 दोस्त बात कर रहे हैं, किसी जगह सोशलाइजिंग हो रही है तो ज़बरदस्ती का हकेगा, बोलेगा अच्छा हाँ नाइस, ये शर्ट कहाँ से ली है, वो आगे से बोलेगा कि मैंने फ़लानी जगह से ली है, तो वो अपनी फ़ौरन हाँकना शुरू कर देगा, अच्छा मैं वहाँ से नहीं लेता, मैं तो गया था वहाँ पे, लंदन गया था, वहाँ पे मैंने गुची के स्टोर से ये शर्ट ली थी। वो कहेगा मेरे पास भी गुची की शर्ट है, मैंने इतने की ली थी, मेरा तो मुझे, वो आगे से कहेगा नहीं 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 फिर मैंने क्यों महंगी ली थी, मैं तो बिल्कुल फर्स्ट, इसकी लेटेस्ट जैसी लॉन्च हुई थी तो मैंने शर्ट ली। ज़बरदस्ती का। गाड़ी कितने की ली, उसने बोला मैंने इतने की ली, उसने कहना मेरे पास तो ये गाड़ी है, और झूठ बोलेगा, झूठी प्राइस बोलेगा, मैंने तो इतने करोड़ की ली है।
तो ये जो बर्तरियाँ हैं, ये जो सामने वाला अपने आप को बहुत कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करता है और अपने देखने वाले सामने वाले को जलील करने की कोशिश करता है, छोटा दिखाने की कोशिश करता है, ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होता है। अपनी चीज़ें दिखाना, अपनी शोबाजी, ठीक है, झूठ बोलना, ज्वेलरी कोई सी भी पहन लेना तो बोल देना। औरतें भी बोलती हैं, बहुत ज़्यादा बोल देती हैं कि जी मैंने गोल्ड की पहनी, मैंने जी वाइट गोल्ड पहना है, ओ माय गॉड मेरी रिंग्स मैंने इधर से ली थी, मैंने उधर से ये जोड़ा ख़रीदा है, ओ माय गॉड पता है कितने का जोड़ा, ओ माय गॉड मैं तो इससे कम नहीं पहनती। सिर्फ औरत का पैजामा पूछ लो ना कि भाई ये ट्राउज़र में काम हुआ है, कहाँ से लिया, तो वो भी आगे से बोल देती जी 35,000 का ट्राउज़र मैंने इस ब्रांड से लिया। वो ब्रांड ईजाद ही कोई नहीं हुआ, इस ब्रांड से लिया। इतनी ज़्यादा बर्तरियाँ बढ़ गई हैं और ये जो है ना, ये माशरे के लिए ठीक नहीं है और ना ही हमारे लिए ठीक है। इस पर बात करने के लिए आज हमने यहाँ पे जिनको मदु किया है वो है डॉक्टर एरम इरशाद भट्टी, साइकोलॉजिस्ट हैं ऑन सेट। तो सबसे पहले बताइएगा कि ये जो एहसास बर्तरी है ये आती कहाँ से, शुरू कहाँ से होती है, क्यों इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, या फिर ये बचपन से ही ये कोई बीमारी है जो अंदर खून में घूम रही होती है? थैंक यू वेरी मच फिज़ा फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं कहूँगी कि ये एहसास कमतरी ही की एक ऑफ शूट है। जिस तरह आपको लगता है कि एहसास कमतरी जो है वो किसी एहसास महरूमी से जन्म लेती है, तो एहसास बर्तरी भी जो है वो ऐसे सरकमस्टांसेस समझ लें या कोपिंग मैकेनिज़्म, इसको लिए बेहतर लफ्ज़ ये है कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें हमारे हाउस होल्ड से आ जाती हैं। जैसे अगर 4 बहनों के बाद एक बेटा हुआ है तो माँ जानबूझ के या कोशिश करती है कि उसको फ़ौक़ियत दे बच्चियों के ऊपर, राइट। और या अगर 4 बेटों के बाद बेटी हुई है तो उसको फ़ौक़ियत स्पेशल चाइल्ड बना के उसके जहन में डाला जाता है कि तुम्हारे ऊपर रूल्स अप्लाई नहीं होते, तुम स्पेशल हो, तुम्हें हर चीज़ को तुम्हारे सामने बाव करना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मतलब है। बचपन से उसके बचपन से माँ जो है वो उसको डाली नहीं जाती इन अ सेंस कि आप कहें कि ये सारी वर्बल टीचिंग हो रही होती है, ये थ्रू एक्शन एंड सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स हो रही होती है। जैसे अगर आप खाने की टेबल पे बैठे हैं तो जो रूल सबके लिए अप्लाई होता है वो आपके लिए नहीं है, आप रूल्स को ब्रीच कर सकते हैं। जैसे अभी आपने भी बात की कि अगर आपको बेसिक एथिक्स नहीं है कि आप बात कैसे करें, दूसरे को बात ख़त्म होने दें फिर उसके ऊपर जो है वो अपना कमेंट या रिमार्क दें। लेकिन वो लोग जो कि आज मैं साइकोलॉजिकली अगर देखूं तो नार्सिसिज्म एक बीमारी है, खुद पसंदी की एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और ऐसे लोगों के साथ रहना उठना बैठना माँ बाप में भी हो सकती है, बहन भाइयों में हो सकती है, हस्बैंड एंड वाइफ में हो सकती है, उनके साथ रहना बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं और जिनके दिल में एक दूसरे को माफ़ करने का बार बार जो है वो मौका देने की एक एलिमेंट होती है कि कोई बात नहीं, हम चलाते हैं रिलेशनशिप को, इट्स ऑल राइट। वो थोड़ा सा मूडी है, थोड़ा सा एरोगेंट है, इस तरह कर करके हम खुद उसको इनेबल कर रहे होते हैं कि आप इस तरह की एहसास बर्तरी की बीमारी में 2 लोग जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सामने वाला है उसको कैसे ये एहसास होता है, किस वक्त एहसास होता है कि ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको एहसास बर्तरी का ये शिकार है बंदा, ये प्रॉब्लम में है, ये कैसे पता चलता है? आई थिंक आप सबसे पहले आज अगर आप देखें तो अटेंशन जो है ना वो बहुत बड़ी एक इंटरैक्शन की या मोहब्बत की करेंसी है। यानी अगर आप चाहते हैं कि मुझे आपको पता चले कि मैं आपको इज़्ज़त या रिस्पेक्ट या मोहब्बत दे रही हूँ तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि मैं आपकी चीज़ों में अटेंशन दूँ, आपको अटेंशन दूँ। तो वो लोग जो कि हर वक्त ख़ुद में ही महव रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है थोड़ी देर के लिए आपके बारे में बात सुनना या आपको सुनना। तो आप जब भी अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि लोग कोशिश करेंगे थोड़ी हर 30 सेकंड के बाद वो सारा फोकस अपने पे ले आएंगे कि अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात इतनी अहम नहीं है, तुम इतने अहम नहीं हो। जैसे आपने अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया कि आपको छोटा महसूस कराते हैं, और ये मैं ख़ास तौर पे कोशिश करना चाहती हूँ कि हम अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स में देखें, दोस्तों में देखेंगे, फैमिली मेम्बर्स में देखें, किस तरह से ये आपको डिमीन करते हैं, किस तरह से ये आपको एकदम से आपकी पूरी रियलिटी को डिस्टोर्ट कर देते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी पाया जाता है, कहीं ज़्यादा बहुत बेगम जो है वो अपने मियाँ को ऐसे दिखा रही होती हैं कि भाई मेरे साथ तो यही होता था, हमारे तो घर वाले ये करते हैं, हमारी अम्मी ने तो ये सब कुछ किया हुआ, हमारे अब्बू ने तो वो कुछ किया हुआ था, तुम्हारे घर में तो ये सब कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, हमारे पास तो इस तरह की गाड़ियाँ होती थी, हमारे पास तो उस ज़माने में पैसा था जिस ज़माने में तुम लोग के पास कौवे भी सफ़ेद थे। मतलब इस तरह के जो मिसाल है। और अपने देखें फिजा ये इनसिक्योरिटी से ब्रीड हो रहे हैं ना, ये जो बंदा अपनी ज़ात में सिक्योर होगा, मुतमईन होगा, उसे अपनी सेंस ऑफ
सेल्फ के ऊपर श्योर होगा, वो इस तरह के शैलो परसेप्शंस या शैलो इंटरेक्शंस नहीं करेगा। हमारे यहाँ अक्सर होता क्या है कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं पावर का डिस्प्ले करके। अगर आप बताते हैं कि आपके अम्मा बाप बहुत अमीर थे तो उससे क्या हो कि शोहर के ऊपर असर पड़ना चाहिए कि आपको वो सीरियस ले, इसका मतलब है कि अदरवाइज़ आपकी रिलेशनशिप में कोई डेप्थ नहीं है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के सुपरफिशियल एक्सप्रेशंस पास्ट के लाकर एक पावर की धौंस जमानी पड़ रही है। देखिए वो मर्द जो बाहर जाके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है अपनी बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, और उसको फिर इस तरह का माहौल, इस तरह की जहनियत दे के उसको घर से भेजा जा रहा है, तो वो सारे रास्ते तो ऑफिस तक यही सोच सोच के जाएगा कि भाई मेरी बेगम ने मुझे ये बातें सुनाई है कि भाई मैं वो सब कुछ नहीं कर पा रहा है, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, तो हम तो यही सब कुछ करते होते, तो फिर वो यही टेंशन में रहेगा कि ये सब कुछ मैंने कैसे कैच करना है, मैंने सब कुछ कमाना कैसे। फिर वो बहुत से गलत गोल्स भी इख्तियार करेगा, जो उसका एक राइट गोल है, जो एक फोकस है, वो तो छोड़ देगा वो। एब्सोल्युटली। और साथ में इसमें ये भी देखें कि जो कंट्रोलिंग फैक्टर है ना मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, और इवन माँ बाप के रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे कि माँ बाप भी बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए वो कभी भी बच्चों को, जो बच्चों की कह सकते हैं कि राय है या बच्चों का ओपिनियन है, उसको कभी वैलिडेट नहीं करते। बच्चा अगर कहते हैं मुझे XYZ पढ़ाई करनी है, तो बाप या माँ हमेशा ये कहेंगे, जो कंट्रोलिंग या नार्सिसिस्टिक होंगे, जिनके अंदर एहसास बर्तरी ज़्यादा होगी, वो ये करेंगे कि जो मुझे पता है दैट्स दी अल्टीमेट नॉलेज, जो आपको पता है वो उतना एक्यूरेट पता नहीं है। तो हमेशा एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहेगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं इस शख्स के साथ कौन सी लैंग्वेज, किस तरह की बात करूं। बर्तरी तो इतने सारे ऑप्शंस में, मैं तो अभी आपसे बात कर रही तो मुझे दिख रहा है कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं, हम लोग जब बच्चे कोई अच्छा रिजल्ट ले आते हैं, तो जो माएँ होती है अमूमन क्या करती है, ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक का स्टेटस चढ़ा देती हैं कि बच्चे का ये फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया। एक बात है, तो उसमें उनकी बाकी दोस्तें भी होती हैं, बाकी बच्चे भी होते हैं और फैमिली वाले भी होते हैं, या फिर ख़ास तौर पे किसी बच्चे को बुलाना, अगर आपका बच्चा फर्स्ट हो गया तो फैमिली में किसी बच्चे को बुलाना, उसको पूछना कि बेटा आपका क्या रिजल्ट है, ओह चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम, मेरा बच्चा तो मैंने तो पढ़ाया भी नहीं फिर भी फर्स्ट ग्रेड आया। ये भी तो एहसास बर्तरी है, गलत बात है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। आज हमारे पास मौजूद है डॉक्टर इरम और साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे हम अब बात करें आज ये जो एहसास बर्तरी है इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि काउंसलिंग से इसको ठीक किया जा सकता है, बेहतर हो सकती है बीमारी? अच्छा, तो ये सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि आपकी ग्रेविटी की ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, यानी आपकी प्रॉब्लम कितनी सिवियर है। आप एक हल्की फुल्की ईगोइस्टिक सेंस ऑफ प्राइड तो हम सब में रहती है, और वो उसका रहना भी अच्छा है, क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसी ईगो के कॉन्टेक्स्ट में आती है, हेल्दी साइड ऑफ द ईगो। कुछ लोग जो कि सेल्फ ऑब्सेस्ड इस हद तक होते हैं कि ना सिर्फ वो दूसरों को सफोकेट कर रहे हैं, बल्कि ख़ुद भी एक्सट्रीमली अनहैप्पी होते हैं। क्योंकि देखें, अगर हम कहें कि एहसास बर्तरी का मुजाहरा हर सोशल सेटिंग में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़ाती तौर पे बहुत खुश लोग होंगे, बट नहीं, जब आप इनको स्टडी करते हैं, इनकी रिसर्च करते हैं, तो दे आर वेरी अनहैप्पी पीपल विद इन देमसेल्व्स, दे आर वेरी अनसेटल्ड, अपनी ज़ात के अंदर ये मुतमईन नहीं होते। तो उसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि आप इनका एक डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस में अगर इनको कोई क्रॉनिक इलनेस या डिसऑर्डर, नार्सिसिज्म, बाइपोलर पर्सनालिटी, इस तरह की कोई डायग्नोसिस आता है, तो फिर इसको मेडिसिन और थेरेपी दोनों के साथ आप क्योर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो मेडिसिन जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं? मेडिसिन तो ऑब्वियसली साइकाइट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो उनका अपना एक प्रोसीजर होता है, वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद आपको डायग्नोसिस के बाद देते हैं। और जो थेरेपी होती है उसका भी एक इनिशियल प्रोसेस होता है कि आपके अंदर विलिंगनेस कितनी है ख़ुद को डिस्कवर करने की, क्योंकि यूजली लोग थेरेपी पे रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि थेरेपी इज़ लाइक मोर लॉन्ग टर्म वर्क, और इसमें काफ़ी ख़ुद के ऊपर काम करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आपको दूसरों से जो को डिपेंडेंसी है ना, यानी आप चाहते हैं कि मेरी अम्मी ठीक हो जाएं, अब्बू ठीक हो जाएं और मैं ठीक हो जाऊं, मेरे हालात ठीक हो जाएं, पैसे मिल जाएं, मैं ठीक हो जाऊं, ये एक और अप्रोच है। बट थेरेपी कहती है कि लाइफ न्यूट्रली, अनकंडीशनली वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी रहेगी, आप अपना रिस्पॉन्स बदलने के लिए अपने ऊपर काम करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ानदान में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ख़ानदान में कोई एक बंदा जो है वो स्क्रैच से बन जाता है, बाकी जो रिश्तेदार हैं, जो बाकी भाई बहन हैं, वो एफर्ट कर रहे होते हैं, मगर उनका हाथ पैर ऐसे तुक्का या कोई इस तरह की लक काम नहीं करती, मगर कोई एक भाई बहन में कोई एक ऐसा होता है जिसमें किसी की लक लग जाती है और उसका जो है ना काम जज जाता है, और वो कुछ ना कुछ अपने बाकी भाई बहनों में बन जाता है, ज़्यादा सुपीरियर हो जाता है। तो वो इस तरह के भी कुछ होते हैं जो बोल रहे होते हैं बार बार
ख़ानदान में ऐसे फैमिली में बैठ बैठ के कि भाई मैं जो हूँ ना स्क्रैच से आगे हुआ हूँ या आगे हुई हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं ज़ीरो से, मैंने ये मेहनत, मैंने वो मेहनत। तो वो जो भाई बहन बाकी लोग हैं और जो दोस्त यार हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, क्योंकि बार बार वो यही बात सुन रहे होते हैं कि इसने अभी बैठ के बात बोलनी है कि मैं कुछ भी नहीं था तो मैं ये हो गया, मैं कुछ भी नहीं थी तो मैं आज ये बन गई हूँ। तो इज़ दैट राइट टू टेल दिस स्टोरी टू एवरीवन अबाउट दिस, और इज़ इट वेरी पॉजिटिव? आई थिंक वंस और ट्वाइस तो इट्स ऑल राइट, बिकॉज हम सारे ही चाहते हैं कि हमें एक सेंस ऑफ अप्रूवल मिले। लेकिन अगर आप रोज़ एक ही जो बात है वो रोज़ सुनाते हैं और उसको सुनाने के बाद आपको भूल भी जाता है कि आपने ये बात पहले भी 100 बार इन्हीं लोगों को सुना चुके हैं, तो वो मुझे लगता है कि किसी हद तक ये आपका एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और उसको हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर इतनी हॉलोनेस है, आप अंदर से इतने एम्प्टी हैं कि वो इतनी बड़ी सक्सेस होने के बावजूद आपके अंदर कुछ भी भरा नहीं है। एक कहावत पुराने ज़माने में कहा करते थे कि जो हल्का बर्तन होता है उसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है, और जो बर्तन भरा होता है वो हमेशा काम एंड कंपोज्ड और सबसे ज़्यादा क्वाइट होता है। तो मुझे लगता है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि बोलना सीखें, लेकिन एक दर्जे के बाद आपको चुप रहना भी स्किल बन जाता है कि हाँ आपने तरक्की कर ली है, बट आप अब उस तरक्की को बर्दाश्त करना भी सीखें और दूसरों को एम्पावर करें, इतना सटल हो जाएं अपनी सक्सेस के बारे में कि आपको पता ही ना चले कि आप कितने हम्बल बंदे के साथ बैठे हुए हैं, और लोग खुद आपसे पूछें वुड यू लाइक टू शेयर योर स्टोरी विद अस, फिर बोलें जो आपने बोलना है। थैंक यू सो मच इरम, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें बताया, बल्कि आज हमारी आपने काउंसलिंग की, आपको पता है, आपको पता नहीं चला मगर हम सब की यहाँ पे काउंसलिंग हुई है। और अल्लाह ताला हम सबको इस तरह से बेहतरी के रास्ते पे लेकर जाए कि जिसमें हम ये जो एहसास बरतरी है इसमें ना पड़े किसी भी तरीके से, किसी भी शोबे में, किसी भी जगह, फैमिली में, घर में, बाहर, दोस्त यारों में, कहीं पर भी हमें एहसास बरतरी का शिकार नहीं होना। अपने आप को सुपीरियर समझे नहीं, अपने आप को सुपीरियर बनाएं, मतलब अपने आप को अहम ना समझें, अपने आप को अहम बनाएं। इतनी सी बात है, अगर समझ आती है तो फिर आप अहम बन जाएंगे। कल मिलते हैं आपसे दोबारा से इसी तरह 24 न्यूज़ के मॉर्निंग शो में, मॉर्निंग विद फ़िज़ा में, नए डिफरेंट टॉपिक्स को लेके और आपके सारे माशी मसलों को लेके यहाँ पे बैठ के कुछ हल सोचेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।